हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है हीट। तो आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जो बेसिक चीज समझनी है वो है कि हीट होती क्या है। तो हम सब जानते हैं कि हीट क्या होती है। हीट होती है गर्मी, यानी कि जैसे अभी समर सीजन भी चल रहा है, गर्मी का मौसम, तो जो हमें फील होती है, गर्मी फील होती है, उसको कहते हैं हम हीट। और अगर हीट की डेफिनेशन पे जाएं तो हीट की डेफिनेशन होती है समथिंग विच मेक्स अस फील हॉट। तो दैट इज कॉल्ड हीट। हीट का मतलब होता है जो हमें गर्मी देता है, उसे हम गर्म चीज कहते हैं। तो ये थी हमारी हीट की कॉन्सेप्ट की हीट होता क्या है। आगे बढ़ते हैं कि इसका एक अपोजिट भी होता है, वो होता है कोल्ड। तो आगे बढ़ते हैं हॉट एंड कोल्ड की तरफ। तो हॉट एंड कोल्ड क्या होता है? हॉट तो जैसे हम समझते हैं कि गर्म चीजें, जैसे हमने अभी डेफिनेशन देखी। और कोल्ड क्या होता है? कोल्ड होती है ठंडी चीजें। ये तो नॉर्मल है, ये आपको पता ही होगा कि हॉट क्या होता है और कोल्ड क्या होता है। कोल्ड होता है एकदम ठंडी चीजें, हॉट होता है एकदम गर्म चीजें। कोल्ड के अगर कुछ एग्जांपल्स ले तो क्या होंगे? तो कोल्ड के एग्जांपल होंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम को टच करिए, थोड़ा कोल्ड रहेगा। और फ्रिज में जो हमारी आइस क्यूब्स होती है वो ठंडी होती है। तो ठंडी क्यों होती है? वो ठंडी इस वजह से हो जाती है क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है, यानी कि नेगेटिव में उनका टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से वो चीजें ठंडी हो जाती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जीरो होता है, यानी कि जीरो पे आते ही वो पिघलना चालू कर देती है। और जीरो के पीछे जैसे कि -1, -2, -3, इन पे वो जमना चालू कर देती है। तो ये था हमारा हॉट एंड कोल्ड का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर की तरफ। तो टेम्परेचर क्या होता है? जैसे हमने अभी पढ़ा हॉट क्या होता है, कोल्ड क्या होता है, तो टेम्परेचर भी उसी पे डिपेंडेंट है पूरा। क्योंकि टेम्परेचर भी या तो हॉट होगा या तो टेम्परेचर कोल्ड होगा। जैसे कि हम जानते हैं अभी समर सीजन चल रहा है तो हॉट ऐसी हमारा जो टेम्परेचर है। और जब विंटर्स आती है यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये आते टाइम तो कोल्ड हो जाता है पूरा एनवायरनमेंट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गर्मियां होती हैं उसको हम साइंटिफिक वे में समर सॉल्स्टिस भी कहते हैं। एंड वी ऑल नो दैट समर सॉल्स्टिस हैपेंस व्हेन द सन इज ओवर द हेड, यानी कि हमारे अर्थ के एकदम टॉप पे जब सन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है सन, ठीक है, और ये है नीचे की साइड उसकी, ये है ऊपर की साइड, ये साइड साइड की साइड है। तो जब हमारा अर्थ जो इधर होता है, इधर होता है और इधर होता है, जब इधर से घूम के इधर जाता है तो हमारा होता है समर सीजन, यानी कि सन जो होता है वो हमारे हेड पे होता है, मतलब यानी कि एकदम टॉप पे होता है, अपनी पीक पे होता है गर्मी की, तो उसको कहते हैं हम लोग समर सीजन। और नेक्स्ट आता है विंटर सीजन। विंटर सीजन आता है जब यहाँ होता है, यानी कि साइड में होता है, यहाँ से यहाँ घूम के आता है और फिर यहाँ आते ही गर्मी की थोड़ी थोड़ी सॉल्स्टिस चालू होने लगती है। फिर वही हमारा प्रोसेस बार बार होता रहता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। ये वाली चीज यहाँ की साइड जो है ठंड आएगी और यहाँ ऊपर से लेके यहाँ तक पूरी जो है गर्मी आएगी। तो हम समझ गए विंटर सॉल्स्टिस और समर सॉल्स्टिस क्या होता है। वैसे तो हमको टेम्परेचर के बारे में जानना था, बट हमने एडिशनल में ये जान लिया कि टेम्परेचर से रिलेटेड जो सीजन्स होते हैं वो क्यों ऐसे होते हैं, क्योंकि जो सन होता है हमारा सन पे डिपेंड करता है सब कुछ, कि सन कहाँ है, सन की डायरेक्शन से हमारा टेम्परेचर डिसाइड होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्मामीटर का कॉन्सेप्ट। जो थर्मामीटर है, हम सब जानते हैं कि थर्मामीटर होता है हीट को नापने के लिए, यानी कि गर्मी को नापने के लिए। तो कितने टाइप के थर्मामीटर होते हैं? बेसिकली तो 3 टाइप के थर्मामीटर होते हैं। एक होता है हाई एंड लो थर्मामीटर जो कि वेदर को नापता है। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर जो कि हम लोग हॉस्पिटल्स में देखते हैं या फिर किसी भी क्लिनिक पे देखते हैं, तो वो हमारा हो जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर। और एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी कि जो लेबोरेटरी में रहता है, साइंटिफिक लेबोरेटरी में रहता है, रिसर्च एंड रिव्यू के लिए वो बनता है हमारा, क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो ये हमने जान लिया बेसिक चीज की थर्मामीटर क्या होती है। एक बार उनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं।
अ थर्मामीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर और अ टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है कि टेम्परेचर कितनी पीक पे जा रहा है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मली कि थर्मामीटर वो चीज है जो या तो टेम्परेचर नापता है या टेम्परेचर का ग्रेडियंट। तो नेक्स्ट आता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर, जैसे कि हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये लेबोरेटरी में यूज किए जाने वाला थर्मामीटर है। तो आखिरकार लेबोरेटरी में इसके साथ ऐसा क्या यूज होता है? तो लेबोरेटरी में हम सब जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस करवाते रहते हैं साइंटिस्ट, डे टू डे यहाँ पे होते रहते हैं, परफॉर्म होते रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एसिड है कोई हमारे पास डाइल्यूट, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे डाइल्यूट HCl है, प्लस हम यहाँ पे ले लेते हैं वाटर यानी कि H2O। तो हम सब जानते हैं कि ये हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक यानी कि जो हीट रिलीज करता है, तो हीट रिलीज करता है। तो हमने देखा कि हीट को नापने वाला हमारा कौन सा डिवाइस होता है? थर्मामीटर होता है। तो लेबोरेटरी में ये थर्मामीटर यही काम करता है कि जैसे कि इसमें हमारा एसिड और बेस और या तो फिर एसिड और वाटर का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर है, तो इसमें से कुछ गर्मी निकल रही है। तो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम यहाँ लगा के ऐसे चेक कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है, और इससे हम रिएक्शंस की मतलब ग्रेडियंट नाप सकते हैं। तो ये जो थर्मामीटर हमारे पास यहाँ पर है, उस थर्मामीटर के हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर होता है मर्क्यूरी। तो थर्मामीटर जो है कैसे टेम्परेचर नापता है? एक एलिमेंट है मर्क्यूरी, उसकी मदद से ये टेम्परेचर नाप लेता है। मर्क्यूरी क्योंकि लिक्विड स्टेट में होती है, और मर्क्यूरी जो है हीट को आइडेंटिफाई करती है, यानी कि हीट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो जितना ज्यादा ये हीट को अट्रैक्ट करती है उतना ही ज्यादा ये ऊपर जाता रहता है। रेड कलर का लिक्विड होता है उसमें, वो उतना ही ज्यादा ऊपर जाता रहता है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये जितना हीट एब्जॉर्ब कर रही है उतना ज्यादा ऊपर जाता रहता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो पीक वाला टेम्परेचर है वो कितना है। तो नेक्स्ट आता है ये बल्ब है, इसका पार्ट। बल्ब यानी कि जो टच होता है हमारे सॉल्यूशन पे, उसको कहते हैं हम बल्ब। नेक्स्ट आता है कैपिलरी ट्यूब, यानी कि इसके अंदर जो ट्यूब होता है उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है, जो हमें बताता है कि कितना ज्यादा हमारे पास यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हीट है या फिर टेम्परेचर है, तो उसको नापता है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी बताता है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर रखे हुए सॉल्यूशन से। और ये होता है स्टेम यानी कि ये जो हम पार्ट देख रहे हैं ब्लैक वाला, इसको हम कहते हैं स्टेम। और स्टेम के अंदर ही एक लिक्विड होता है, जैसा कि हमने आगे डिस्कस किया था अभी। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जिससे कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हैं। जैसे कि इससे के नेम से पता चल रहा है कि क्लिनिक्स में यूज होता है, हॉस्पिटल्स में यूज होता है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे कैसे पता चलता है? वही प्रीवियस वाला सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी अप्लाई होता है। इसके भी 4 पार्ट होते हैं। बल्ब यहाँ होती है, यहाँ पे मर्क्यूरी होती है, यहाँ पे हमारा होता है कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे होता है रेड एरो, जो रेड वाली एरो होती है हमें बताती है कि कितना हीट है, और यहाँ पे हमारी कैपिलरी ट्यूब ये पूरी की पूरी, और ये है हमारा पूरा क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये था हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। जो इसका मेन वर्क है, मेन पर्पस है, वो ये है कि इट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये था हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। नेक्स्ट आता है डिजिटल थर्मामीटर। जो डिजिटल थर्मामीटर होता है वो भी एक तरीके का क्लिनिकल थर्मामीटर ही होता है, बट इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से है कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये डायरेक्ट यहाँ जो इसका बल्ब है और जो इसके अंदर यहाँ पर मर्क्यूरी प्रेजेंट है, उससे हमें रेड वाली ट्यूब की या फिर रेड वाले सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट इधर आइडेंटिफाई करके हमें यहाँ पर शो कर देता है कि भाई कितना हमारा टेम्परेचर अभी इस वक्त प्रेजेंट है ह्यूमन में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये था हमारा डिजिटल थर्मामीटर। और इसकी अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो इसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज यूज्ड टू वेरीफाई अ स्मार्ट टेम्परेचर ट्रांसमीटर अंडर फ्लोइंग कंडीशन एंड अ सक्सेसफुल कैलिब्रेशन ऑफ द स्मार्ट टेम्परेचर ट्रांसमीटर। यानी कि जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर है इसका वो बहुत ही स्मार्ट होता है और एक अच्छी तरीके से हमको डिस्प्ले कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर लेते हैं बेसिक वाला, तो उसमें एरो से चेक करना होता है हमें, बट
अगर हम डिजिटल थर्मामीटर लेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे लिख के आ जाएगा जितना रहेगा। तो हम जानते हैं कि इजी मतलब जो ज़्यादा अच्छा है वो क्या है हमारा डिजिटल थर्मामीटर, बल्कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो बेसिक वाला होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो ये था डिफरेंस बेसिक थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर में। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर क्या होता है? ये थर्मामीटर ऐसे थर्मामीटर होते हैं जो कि नापते हैं हमारे वेदर के टेम्परेचर को। जैसे आज कितना यहाँ पे टेम्परेचर है, तो अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे आज है 38 डिग्री सेल्सियस। तो जो 38 डिग्री सेल्सियस पता चला हमें, वो किस वजह से पता चला? वो हमें पता चला मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर की वजह से, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। इस तरफ से हमें पता चलता है मैक्सिमम टेम्परेचर और इस तरफ से हमें पता चलता है मिनिमम टेम्परेचर। जैसे कि अगर इधर से जो रेड डॉट है वो ऊपर जाएगी तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आती है, यहाँ पे 90 पे यहाँ आ गई और यहाँ पे हमें पता चल गया हाईएस्ट कितनी थी। और ऐसे इसके सामने जो लोएस्ट है तो लोएस्ट भी हमें पता चली जाएगी कि जब हाईएस्ट इतनी है तो लोएस्ट इतनी है। इसी वजह से हमें पता रहता है कि जैसे हम अगर फोन में वेदर का एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसमें दिखाता है कि हाईएस्ट है 38 डिग्री सेल्सियस जो आज जाने वाला है और लोएस्ट है 28 डिग्री सेल्सियस। तो वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर की वजह से। तो जो एक बेसिक रूल आता है इसमें वो होता है ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट में भी कुछ कंडीशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीन आती है हमारी ट्रांसफर ऑफ हीट में और ये अप्लाई होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही कंडीशंस में। तो अगर हम बात करें कंडक्शन की, तो कंडक्शन हमारा होता है कि जब इवेपोरेशन हो जाती है, पूरी प्रोसेस हो जाती है इवेपोरेशन की, तो जो वेपर्स ऊपर जाने लगते हैं अपनी स्टीम से लिक्विड बनने लगते हैं, तो वो प्रोसेस होती है कंडक्शन की। एंड इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड थ्रू कोलिजन्स बिटवीन नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हम देखते हैं कि वेपोरेशन में ऊपर जाती है स्टीम, तो ऊपर ही क्यों जाती है, साइड में क्यों नहीं जाती? ये इस वजह से होता है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये ढेर सारे एटम है हमारे, तो एटम कुछ इस तरीके से रहेंगे, तो ये एटम इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा और ऐसे ही ये सब कोलिजन होते होते ऊपर जाते हैं। तो साइड में नहीं जाते, ये ऊपर जाते हैं क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी की फोर्स जो है वो अपवर्ड्स लगती है। तो ये होता है हमारा कंडक्शन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो कन्वेक्शन एक कंडक्शन का प्रोसेस है। जैसे कंडक्शन होता है हमारी टॉप ऑफ द हीट की लेयर, जो वाटर की टॉप लेयर होती है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक हमने ले लिया कंटेनर और ये कंटेनर है, तो इसके अंदर जो वाटर की अबव लेयर है, यहाँ पर इतनी लेयर पे हमारा होगा कंडक्शन, क्योंकि इवेपोरेट हो जाएगी वो। बट हमने कभी कभी देखा होगा कि जब हम चाय बनाते हैं या फिर दूध बॉईल होने को रखते हैं तो नीचे से आवाज आती है कुछ ठक ठक जैसी, तो वो इस वजह से आती है क्योंकि जो नीचे ह्यूज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो एटम्स होते हैं स्मॉल वाले, वो एटम्स एक दूसरे को इस तरीके से हाई फोर्स में हिट करते हैं कि वो बल्क में जाके रिएक्ट करते हैं। और जब बल्क में रिएक्ट करते हैं इस इधर बॉटम ऑफ द किसी थिंग के, तो वो फिर आवाज प्रोड्यूस करती है। और जो ये बल्क में ऐसा काम करते हैं, जैसे बल्क में प्रोड्यूस होते हैं ये, तो इसको कहते हैं पूरा कन्वेक्शन का प्रोसेस, कि जो स्मॉल एटम से लेके ह्यूज एटम्स तक जो बल्क में ये प्रोसेस होता है कन्वेक्शन का, वो होता है ट्रांसफर ऑफ हीट के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा रेडिएशन। तो रेडिएशन की डेफिनेशन होती है अ प्रोसेस वेयर हीट वेव्स आर एमिटेड दैट मे बी एब्जॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड थ्रू अ कोल्डर बॉडी। इसका मतलब होता है सिंपली कि जैसे यहाँ पे कोई आग जल रही है, ठीक है, तो इससे कोई हीट की रेडिएशन निकलेगी। कभी कभी हम ठंड में जब आग जलती है उसके पास खड़े होते हैं तो हमें गर्म फील होता है, बिना आग में हाथ डाले उसके आसपास आते ही हमें फील हो जाता है कि हाँ भाई गर्मी लग रही है, यानी कि आग जल रही है यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो हीट की रेडिएशन होती है, यानी कि हीट की वेव्स कुछ इस तरीके से चलती है, मान लेते हैं नॉर्मल लाइन है और ये रेडिएशन है, तो रेडिएशन कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि हम जानते हैं ये हीट में हमारी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहती है पहले से, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर जाती है इधर उधर। जैसा कि हमने
पढ़ा भी है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो एनर्जी हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल क्या होती है, एनर्जी होती है एक तरीके से, हमने पढ़ा भी है। तो ये जो एनर्जी होती है तो इसको हम खत्म तो नहीं कर सकते, तो ये प्रोड्यूस हो जाती है हीट रेडिएशन के रूप में बदल जाती है, हीट रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड द रेडिएशन ऑफ हीट। और नेक्स्ट आता है हमारा ब्लोइंग ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो अगर हम बात करें सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज की, तो वो इस तरीके से होता है कि डे में अगर हम समझे तो डे में हमारे लैंड में जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि धूप पड़ती है ज़मीन पे तो ज़मीन गर्म हो जाती है। तो इस वजह से हीट की वेव्स जो हैं वो कूलर की तरफ प्रोड्यूस करती है। जैसे हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ होती है वो हायर टू लोअर जाती है, हायर टू लोअर जाती है। तो जो हायर है यहाँ पे यानी कि हीट ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की तरफ जा रही है। तो जब ये ज़्यादा से कम की तरफ जा रही है तो उधर जो पहले से ठंडी हवा है, ठंडी हवा प्रेजेंट है, तो ये गर्म हवा उसको पुश करेगी, और पुश की वजह से वो जो ठंडी हवा है दैट विल कम टूवर्ड्स द लैंड। तो ये थी हमारी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की कहानी। और यही एकदम अपोजिट हो जाती है नाइट के टाइम में। नाइट के टाइम में जो होता है हमारा लैंड, वो तो ठंडा हो जाता है क्योंकि वहां पर धूप नहीं पड़ रही होती है। बट जो पूरी दिन धूप पड़ी है वाटर पर, यानी कि मान लेते हैं सी पर, तो वो जो है गर्म हवा बनती है, स्टीम बनती है जब उसको ठंडा मिलता है। जैसे हमने देखा था हायर टू लोअर जाता है, तो जब वो लोअर जाने लगता है तो ये कन्वर्ट होने लगती है स्टीम में, और जब स्टीम में कन्वर्ट होती है तो गरम गरम सा हवा जो है रात को हमारी तरफ आता है। तो ये था हमारा ब्लोइंग ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। और नेक्स्ट आता है क्लोथ्स टू वियर इन समर एंड विंटर्स। तो समर में और विंटर में हमें अलग अलग तरीके के क्लोथ्स क्यों पहनने की राय दी जाती है, क्योंकि जो समर सीजन है उसमें अगर हम लाइट कपड़े पहनेंगे, फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट कपड़ा होता है वाइट कपड़ा समर सीजन की बात करें तो, क्योंकि ये जो हीट की रेडिएशन आती है, जो सूरज की गर्मी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है, तो जो रेडिएशन आएगी, धूप आएगी, तो वाइट कलर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा दूसरी की तरफ, एकदम ऐसे रिफ्लेक्शन इससे हो जाएगा, तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा हीट को। बट वहीं अगर बात करें कि अगर डार्क कपड़े पहनेंगे, फॉर एग्जांपल ब्लैक कपड़े पहनेंगे, तो वो जो है हीट को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करके रख लेगा। तो ऐसा होता है क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है, क्योंकि इनका कलर डार्क और लाइट है, इस वजह से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो विंटर में हमें क्या चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है। तो गर्मी चाहिए होती है तो हीट को एब्जॉर्ब करना है, और हीट को एब्जॉर्ब करना है तो हमें ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए। और ठंड में हमें क्या करना, गर्मी में क्या करना है, हमें हीट नहीं चाहिए, हमको ठंडा का एहसास चाहिए। अगर ठंडे का एहसास चाहिए तो हमें वाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे, यानी कि लाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे, जिससे कि हीट रिफ्लेक्ट हो जाए और जो कोल्ड है वो अट्रैक्ट हो जाए। तो हमने देख लिया कि विंटर में हमें पहनने हैं ब्लैक कपड़े या फिर डार्क कपड़े, और समर में पहनने हमको वाइट कपड़े या फिर लाइट कपड़े। और इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।